भारत की वीरांगना। ये कहानी जिसका नाम है भारत की वीरांगना, जिसको 15 अगस्त 2022 में रिलीज करना था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण इस कहानी को हम लाने में असमर्थ रहे। पर आज हम इस कहानी को आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आज की कहानी को 15 अगस्त की भावना से ही देखें। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, किसी से भी समानता मात्र एक संयोग होगा। इस घटनाक्रम का किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, समुदाय, स्थान से कोई प्रयोजन नहीं है। समानता पाए जाने पर एक संयोग माना जाए। 15 अगस्त एक ऐसा दिन जिस दिन हमारा देश भारत आजाद हुआ था। इस आजादी के लिए भारत ने इतना कड़ा संघर्ष किया है, इतने लोगों ने अपना योगदान दिया है कि जिनका योगदान अगर हम जोड़ने बैठेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन लोगों के योगदान खत्म नहीं होंगे। भारत ने जब से गुलामी झेलना शुरू किया, तब से लेकर 15 अगस्त 1947 तक बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन ये मुसीबतें आज़ादी के बाद भी कम नहीं हुई। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन क्या अभी भी इस देश में लोकतंत्र कायम है? क्या जनता जिनको चुनकर सरकार में भेजती है वे सच में काबिल हैं? आप इस बारे में सोचिए और स्वयं विचार कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ रिपोर्टर प्रिया कल तक चैनल से, और आज हमारा 75वां स्वतंत्र दिवस है और आप सभी को अपने 75वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ घंटे पहले जो घटना हुई, उस घटना ने पूरी दुनिया के सामने ये बता दिया है कि हमारे भारत के सभी जवान शहीद हो सकते हैं, लेकिन कभी गद्दारी नहीं कर सकते। कुछ घंटे पहले जो घटना हुई, उसने हमारे देश की तो हानि हुई है, लेकिन हमारे मन में हमारे सेना के प्रति सम्मान और भी ज्यादा भर गया है। और साथ ही साथ इस घटना ने ये बता दिया है कि हिंदुस्तान आज भी किसी से भी टक्कर लेने में सक्षम है और इस देश के लोग अपने देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो दर्शकों, आइए देखते हैं उस वीरांगना की तस्वीर जिसका नाम है दिव्या सिंह राणा। ये पंजाब के शहर चंडीगढ़ से है और इनके परिवार में एक भाई और माँ है। इन्होंने 25 साल की उम्र में अपनी जान कुर्बान कर दी और कई बार इन्होंने ही कम से कम 700 से 800 संख्या तक आतंकवादियों को अकेले ही धूल चटा दी। इस वीरांगना ने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन शहादत के साथ साथ उसने सामने वालों को ये संदेश दे दिया है कि हम अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हमसे हमारा ईमान छीनना और हमारा फर्ज से दिगाना आसान नहीं। मम्मी, ये दीदी कौन है? बेटा, ये दिव्या दीदी है। मम्मी, कौन दिव्या दीदी? और इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनका नाम टीवी पर आ रहा है? बेटा, इन्होंने हमारे देश को सही मायने में आजाद करवा दिया है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हमारा देश तो 1947 में आजाद हो गया था। इन्होंने कैसे आजाद कर दिया? बेटा, हमारा देश तो 1947 में आजाद तो हो गया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज भी हमारा देश आजाद नहीं है, लेकिन उन्होंने आजाद करवा दिया। कैसे? रुको बेटा, समझाती हूँ, लेकिन उसके लिए हमें दिव्या दीदी के बारे में शुरू से जानना होगा। तो मम्मी बताओ ना। ये बात आज से 4 दिन पुरानी है। समय सुबह के 9 बजे। जय हिंद सर। जय हिंद लेफ्टिनेंट दिव्या। बताएं सर। आपकी छुट्टियां कैंसिल की जाती हैं क्योंकि बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई बड़े हमले की तैयारी हो रही है। सर, मैं अभी आती हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, लेकिन आपके परिवार वाले जिनके साथ आपको छुट्टियां मनानी थी और आपको अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाना था, उसका क्या होगा? मैं एक भाई की बहन के साथ इस देश की बेटी हूँ, और सर, जब ये वर्दी अपने सीने पर पहनी थी तभी से शपथ ले ली थी कि जब भी हमारा देश बुलाएगा, सब छोड़कर हम सदा अपने देश के लिए हाजिर रहेंगे। ठीक है, आप तुरंत निकलने की तैयारी करो और इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके सर, जय हिंद। बेटा, क्या हुआ?
कुछ नहीं, मुझे तुरंत निकलना होगा। लेकिन बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस देश ने बुलाया है। आज नहीं, आज मेरा दिन है। जाना तो मुझे होगा ही। रक्षाबंधन तो अगले साल भी आएगा, और क्या जरूरी है हर बार रक्षाबंधन मनाना? दीदी, आप तो हर बार ही ऐसा करती हो। जब देखो तब देश देश देश। अगर आप मर भी जाओगे ना, तब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। चुप कर बेटा, तू ये क्या बोल रहा है? माँ, ये बताओ, आज तक दीदी ने मुझे कितना वक्त दिया है। जब मैं बचपन में इनके पास जाता था तो ये पढ़ती रहती थी। जब आर्मी ऑफिसर बन गई तब भी घर वालों से कोई मतलब नहीं रखा। जब मैं बीमार था तब भी ये मुझे देखने नहीं आई। तो माँ, मैं क्या करूँ माँ? अंकित बेटा, दरवाजा खोल, बाहर आ जा, दीदी कहीं नहीं जा रही है। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा, और अगर आप लोग इस तरह करोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगी। देखा तूने तेरा भाई क्या कर रहा है? क्या तेरे लिए देश इतना जरूरी हो गया है कि तुझे भाई की फीलिंग्स की परवाह नहीं है? अरे इसकी जगह मैं होती तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन क्या तू अपने छोटे भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? तुझे हमेशा देश दिखता है, परिवार के लिए तेरे मन में कोई अहमियत नहीं है। तेरी जगह क्या कोई और नहीं जा सकता? कोई जा सकता है कि नहीं, वो बात की बात है, लेकिन मेरे देश ने मुझे खुद बुलाया है, तो मैं पीछे कैसे हटूं? और आपने और पापा ने हमेशा ये ही सिखाया है कि सबसे पहले अपना देश है, बाकी सब बाद में। और आज आप अपनी ही बात भूल रही हैं। ठीक है, तू जा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुझे आर्मी में भेज दिया। और तुझे ये भी पता है कि तेरे पापा रिक्शा चलाते थे, और अगर आज वो जिंदा होते तो इन्हें इस बात से बहुत दुख होता कि आज भी तूने परिवार को अहमियत नहीं दी। तुझे जाना है, तू जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो कि आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो चुके हैं, और आज से तू मेरे लिए और अपने भाई के लिए मर चुकी है। दिव्या के मन में रोष तो बहुत था। उसके होंठों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कुछ कहना चाह रही है, पर अपने फर्ज से बंधे होने की वजह से वो कुछ ना कह पाई और अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। दोपहर 3 बजे कश्मीर का हेडक्वार्टर। आओ दिव्या, बस तुम्हारा ही इंतजार था। जय हिंद सर। जय हिंद सर, क्या गतिविधियां हो रही हैं? ज्यादा कुछ पता नहीं लग पाया, लेकिन पाकिस्तान के कुछ हेलीकॉप्टर हमारे देश में देखे गए हैं, और हमें शक है कि बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी है। तो सर, अब हमें क्या करना चाहिए? आप अपने कमांडोज की टीम लीजिए और अपने तरीके से इस बात को पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। ठीक सर, मैं संभाल लूंगी। मुझे बस 3 हेलीकॉप्टर चाहिए और 30 कमांडो की टीम चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं वे सभी कमांडोज हैं, और आप इनको अपने साथ लेकर जा सकते हो, लेकिन पहले आप एक योजना बना लीजिए। सर, ऑलरेडी सोच लिया है। तो क्या सोचा है आपने? सर, कैप्टन विक्रम और कैप्टन तरुणय की टीम उनके ऊपर राइट और लेफ्ट डायरेक्शन से अटैक, और मैं पीछे की डायरेक्शन से अटैक करूंगी। आपकी इस योजना में खतरा है। मुझे पता है इस योजना में खतरा है। एक तो बस हमें 2 प्लेनों की गतिविधियां पता है, और ये नहीं पता कि इसके पीछे और क्या है। और दूसरा खतरा ये है कि हमें ये नहीं पता कि उनके पास कितनी सेना है। और मुझे ये भी पता है कि उनके कुछ लोग हमारे देश में हमारी ही वेशभूषा में घूम रहे हैं। लेकिन अगर हम इनके प्लेन को गिराने में कामयाब हो जाएं, तो हम इन लोगों के मन में डर पैदा कर सकते हैं और स्थिति नियंत्रण में करते हुए उनकी सारी गतिविधियां जान सकते हैं। क्योंकि इस डर से कि उन पर हमला दोबारा हो न जाए, वो कोई गतिविधि करेंगे ही नहीं, और हम आराम से उनकी सारी गतिविधियां जान सकते हैं। तुम जैसी लेफ्टिनेंट से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपने साथ साथ मेरे 30 कमांडोज को भी मरवा दोगी। मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। सर, आप क्या चाह रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने इस फालतू के प्लान को बदलो। सर, हम इस प्लान को कैंसिल नहीं कर सकते। सर, आप जानते हो कि इस प्लान को कंटिन्यू करते हैं तो रिस्क कम होगा। यहाँ मेरे सहित 30 कमांडो की ही जान जाएगी, और वहीं अगर हम इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं और दूसरी योजना बनाते हैं तो उसमें टाइम लगेगा।
और जिस तरह से आपने मुझे बताया गतिविधियों के बारे में, मुझे लगता है कि ये सारा काम 15 अगस्त के आसपास हो सकता है। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो? सर, हेलीकॉप्टर्स का हमारे देश में देखा जाना और हमारा स्वतंत्रता दिवस का नजदीक आना इसी की तरफ इशारा करता है, और ये लोग हर साल स्वतंत्रता दिवस के आसपास ही इस तरह की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी परमिशन नहीं दे सकता। सर, हमें इस प्लान से कोई दिक्कत नहीं है। दिव्या एक समझदार लेफ्टिनेंट है और आज हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। अगर हम लोग इसमें शहीद भी हो जाते हैं तो हमें कोई गम नहीं। ठीक है, तुम लोग जो चाहते हो वो करो। ये परमिशन मैं अपने रिस्क पर दे रहा हूँ। अभी तक मैंने इसके लिए हाई कमान से बात नहीं की है। सर, हम आपको निराश नहीं करेंगे। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है। लेकिन आप लोग ये बताइए कि इस योजना को कब अंजाम देने वाले हैं? सर, हम तुरंत निकल रहे हैं क्योंकि मुझे खबर मिली है कि 1 घंटे बाद पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर हमारी सीमा में घुसने की तैयारी में है। ठीक है, आप लोग तुरंत जाइए। एवरीवन डिस्पर्स्ड। इतना सब होने के बाद दिव्या सिंह अपनी टीम को लेकर अपने मिशन की ओर निकल जाती हैं। भारत पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर। दिव्या अपनी टीम को कांटेक्ट करते हुए, मुझे इस वक्त हमारे सामने कुछ ही दूरी पर 2 प्लेन दिखाई दे रहे हैं और ये फाइटर जेट्स हैं। हमें इनसे बचते हुए इन पर हमला करना होगा। आप लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लीजिए। उसका ऑर्डर मिलते ही कैप्टन विक्रम और कैप्टन तरुणे उस फाइटर जेट के आसपास दाईं बाईं तरफ से हमला करते हैं। लेकिन तभी उनके प्लेन पर पीछे से दूसरा प्लेन हमला कर देता है। कैप्टन तरुणे का प्लेन गिरने ही वाला था, तभी लेफ्टिनेंट दिव्या ने जाकर प्लेन के फ्यूल टैंक पर ठोकर मार दी, जिससे पूरे प्लेन पर आग लग गई और पाकिस्तान का प्लेन नीचे गिर गया। तब तक कैप्टन तरुणे भी दूसरे प्लेन के फ्यूल टैंक पर गोली चला चुके थे, जिसकी वजह से भी उस प्लेन का वही हश्र हुआ। तभी वहां पर 8 से 10 फाइटर जेट्स आ गए और भीषण लड़ाई शुरू हो गई। कुछ समय बाद बस एक प्लेन बचा हुआ है। आप लोग जाकर कर्नल को खुशखबरी दे दीजिए कि मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। मैडम, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आखिरी जेट बचा हुआ है। इसे खत्म करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग आगे आगे चलें, मैं पीछे पीछे आती हूँ। लेकिन मैडम जी, आप लोग बहुत सोचते हो। आप लोग जाओ, मैं आती हूँ। एंड दिस इज एन ऑर्डर। जी मैडम। इतना कहकर विक्रम और तरुणे अपने प्लेन दूसरी तरफ घुमा देते हैं और दिव्या बचे हुए प्लेन से लड़ने लगती है। दिव्या ने जैसे ही उस प्लेन पर गोली चलाई, वह प्लेन नीचे गिर गया और उसमें ब्लास्ट हो गया। दिव्या सिंह राणा अपने प्लेन को मोड़ ही रही थी, तभी अचानक से असंतुलित प्लेन ने आकर दिव्या के प्लेन को टक्कर मार दी। लगता है ये प्लेन ब्लास्ट होने वाला है, मुझे इस प्लेन से कूदना होगा। दिव्या ने अपना पैराशूट खोला ही था, लेकिन तभी वह प्लेन पाकिस्तान की सीमा पर जाकर गिर गया और प्लेन के गिरते ही दिव्या बेहोश हो गई। तभी वहीं कुछ ही दूर पर कुछ सैनिक बैठे हुए थे। अरे हुजूर, ये क्या गिरा? अरे हुजूर, हमारे मुल्क पर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया? अबे, ये हमला नहीं हुआ है, ये जरूर कुछ गिरा है। अगर हमला हुआ होता तो आप और मैं जन्नत में रूबरू न कर रहे होते। अरे जनाब, तो चलिए देख कर आते हैं कि क्या गिरा है। जी जनाब, बिल्कुल। अरे, ये तो पड़ोसी मुल्क भारत का प्लेन है। हुजूर, बात तो सही कही, लेकिन जरा देख तो लें, इसमें है कौन? अगर कोई भारतीय कमांडो मिल गया तो हमारे मकसद को अंजाम देने से कोई नहीं रोक पाएगा। हुजूर, बात तो सही कह रहे हो। या अल्लाह, ये तो हमारे मुल्क को सोने की खदान याद लग गई है। अरे जनाब, वो कैसे? इसको पहचान रहे हो? हुजूर, कहीं देखी हुई लग रही है। ये वही दिव्या सिंह राणा है जिसने हमारे 900 जिहादी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी अकेले। अरे हुजूर, अगर ये जिंदा हुई ना तो हमारे बहुत काम आएगी। जरा पता तो लगाएं, ये जिंदा है मर चुकी है।
हुजूर सांसें चल रही है। हमें लगता है कि हमें जनाब अबू कादरी को इत्तला कर देना चाहिए कि हमें दिव्या सिंह राणा का प्लेन हमारे मुल्क में गिरा है और वो जिंदा है। जी जनाब, जय हो आप कहें। जय हिंद सर। बताओ क्या खबर है। सर, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर भी। पहले अच्छी खबर सुनाओ। हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। और बुरी खबर? लेकिन लेफ्टिनेंट दिव्या सिंह राणा जी का प्लेन पाकिस्तान की सीमा में गिर गया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? सर, जब हम लौट रहे थे तो हमने देखा उनका प्लेन हमारे पीछे नहीं है। जब हमने मुड़कर देखा तो उनके प्लेन को एक एनिमी प्लेन ने टक्कर मार दी और उनका प्लेन पाकिस्तान की सीमा में जाकर गिर गया है। तो आप लोगों ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? सर, अगर हम तुरंत एक्शन लेते तो उनकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन अब चाहे तो हाई कमांड पर प्रेशर डालकर उन्हें इंडिया वापस ला सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान एम्बेसी से बात करनी होगी। मैं रिपोर्टर प्रिया, कल तक चैनल से। और अभी सूत्रों के अनुसार पता चला है कि एक लड़ाई के दौरान हमारे भारत का एक प्लेन पाकिस्तान की सीमा पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये भी सामने आ रहा है कि उसमें हमारी लेफ्टिनेंट कमांडर उसमें मौजूद थी। तो क्या होगा? क्या वो वहां से सुरक्षित निकल पाएंगी? अब क्या कर रही है हमारी सरकार? क्या वो बचा पाएगी हमारे लेफ्टिनेंट को? और उन्हें कुछ होता है तो हमारे देश का क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कल तक। मैं रिपोर्टर प्रिया, कैमरामैन अनमोल के साथ। 12 अगस्त सुबह के समय पाकिस्तान की जेल। ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं तो प्लेन में थी, यहाँ कहाँ आ गई? ये तो मुझे जेल जैसा लग रहा है। अरे मोहतरमा को होश आ चुका है। वह अपने आसपास चारों तरफ नजरें घुमा रही है। मोहतरमा से मुखातिब होने का समय आ चुका है। मोहतरमा, आदाब। अच्छा, मतलब मैं पाकिस्तान जैसे नामाकुल देश में आकर फंस गई हूँ। जुबान की बड़ी तेज हैं आप। जुबान की नहीं, हथियार चलाने में भी तेज हूँ। वो तो हमें मालूम है। आपके वजह से हमारे 900 जिहादी भाई अल्लाह को प्यारे हो गए। वो जिस लायक थे उनको वो ही मिला। चलिए, आपकी वजह से ही सही उन्हें जन्नत तो नसीब हुई। अब देखिए मोहतरमा, आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, या तो आपके पास जो भी भारत के कागजात हैं वो हमें सौंप दें तो आपको एक आसान मौत मिल सकती है, या तो हम अपने तरीके से कागजात ले लें तो उसमें आपको एक बहुत भयानक मौत मिल सकती है। कितनी भयानक मौत दे सकते हो मुझे? क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा गर्म सरियों को मेरी आंख में डाल दोगे? मेरे पूरे शरीर पर ब्लेड से कट लगा के मिर्च भर के पानी के नीचे बैठा दोगे? मेरे शरीर का एक एक अंग काट के अलग कर दोगे? हा हा हा। इससे ज्यादा कर ही क्या सकते हो तुम लोग? एक लड़की के मुंह से मौत का इतना भयानक विवरण सुनकर एक पल को फजल खान की भी रूह कांप गई। मोहतरमा, आपने विवरण तो सही दिया, लेकिन इसके बारे में बात करने में और सहन करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो तुम्हारे लिए फर्क होगा, लेकिन हम जैसे जवानों के लिए तू आज अपनी ये कोशिश भी करके देख ले। देखिए मोहतरमा, वक्त जाया ना करते हुए आप सिर्फ हमें इतना बताएं कि कागज कहाँ पर हैं। कागज चाहिए? अभी देती हूँ। दिव्या फजल खान के मुंह पर थूक देती है। नामकुल, अब तक तो हम आपको तहजीब दे रहे थे, लेकिन अब देखो हम आपका क्या हश्र करते हैं। अब्दुल्ला, हमारी बेल्ट लाओ। अब्दुल्ला बेल्ट लाकर फजल खान को दे देता है, लेकिन उस बेल्ट में 5 से 6 कीलें भी लगी हुई थी। जैसे ही फजल खान ने दिव्या को बेल्ट से मारना शुरू किया, दर्द की एक लहर दिव्या के पूरे शरीर में दौड़ गई और दिव्या की चीखें निकल गई। मार और मार, जितना मार सकता है मार ले। जब थक जाए तो बता दियो, मैं भारत का आल भी बाका नहीं होने दूंगी। 5 मिनट तक मार खाने के बाद दिव्या बेहोश हो जाती है। अब्दुल्ला, पानी लाओ। अब्दुल्ला फाजिल खान को पानी लाकर देता है और फाजिल खान पानी दिव्या के मुंह पर मारता है। जैसे ही दिव्या होश में आई, फाजिल खान फिर से उसको बेरहमी से बेल्ट से मारने लगा। पूरे दिन तक फाजिल ने दिव्या को खूब यातनाएं दी, लेकिन दिव्या ने भारत के बारे में जरा सी जानकारी दुश्मनों को नहीं दी। 13 अगस्त भारत कश्मीर हेडक्वार्टर्स। कैप्टन विक्रम और कैप्टन तरुण्या,
जब मैंने हाई कमान से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब आपने परमिशन दी थी तब आपने हमसे इस बारे में क्यों नहीं बात की। अब हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं तो तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। हम भी चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट दिव्या वापस आए, लेकिन हमला हमने ही किया था ना, और इस मिशन को इतने गुप्त तरीके से अंजाम दिया है, और अगर हम कुछ करते हैं तो इसमें भी तो हमारी गलती मारी जाएगी। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको आप अपने तरीके से सॉल्व करें। तो क्या सर हम दिव्या को मरने के लिए छोड़ दें? क्या मैंने ऐसा कहा? ऐसा कहा मैंने? आप ही बताइए क्या करें हम? कैप्टन विक्रम, आप लोग पाकिस्तान जाइए और लेफ्टिनेंट दिव्या को छुड़ा कर लाइए, लेकिन अगर लेफ्टिनेंट दिव्या को कुछ होता है तो आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि आप लोग पाकिस्तान में ऐसा तांडव मचा कर आएंगे जिससे सदियों तक कोई देश भूल ना पाए और उनकी रूह कांप जाए। इतना कहकर वे सभी पाकिस्तान की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में हुजूर, वो अपना मुंह नहीं खोल रही है। क्या फाजिल, तुम भी एक लड़की से मुंह नहीं खुलवा पाए? मुझे 1.5 दिन मारते मारते हो गया है उसे, वो अपना मुंह ही नहीं खोलती। जनाब, आप जानते नहीं, वो बड़ी जिद्दी लड़की है। फाजिल की बेल्ट के आगे अच्छे अच्छे मुंह खोल देते हैं, लेकिन इस पिद्दी सी लड़की ने अपना मुंह नहीं खोला। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये। अभी रुको, हमें पता है कि इनका मुंह कैसे खुलवाना है। तो चलिए हुजूर, चलते हैं आपको उसके पास लेकर। और मोहतरमा कैसी है? कैसी लगी हमारी मेहमान नवाजी? तुम लोगों से और उम्मीद ही क्या करें। जैसे हमारे मेजबान की औकात वैसी ही हमारी मेहमान नवाजी। लेकिन जहां तक मैं आपको पहचान पा रही हूं, आप तो वो ही कादरी हैं जो उस दिन मेरे सामने आते ही कांप गए थे और अपने सर पर पैर रखकर भाग गए थे। मोहतरमा, उसे भागना नहीं कहते, उसे जंग का एक पैतरा कहते हैं। लेकिन मेरी नजरों में उसे कायरता कहते हैं। अगर तुम लोग उस दिन भागते नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि ये लोग भले ही गलत मकसद से आए थे, लेकिन आखिरी सांस तक लड़े। लेकिन क्या फायदा, तुम लोग तो कायर हो और कुछ नहीं। नामाकुल, तुमने हमें बेइज्जत करने की जुर्रत कैसे की? अभी रुको, तुम्हारे मिनिस्टर को फोन लगाता हूँ, वो समझाएंगे तुमको। मिनिस्टर साहब, आदाब। आदाब आप जी। और सब खैरियत? इंशाअल्लाह, आपकी दुआ है। बताइए, आपने हमें कैसे याद किया? बस आपको खबर तो मिली होगी, आपकी लेफ्टिनेंट अपना जहाज नहीं संभाल गई और हमारे सीमा में आकर गिर गई, और हम इनसे बड़ी तहजीब से पूछ रहे हैं कि भारत के कागजात कहाँ है, लेकिन ये बता नहीं रही है। अगर आप इनसे कह दो तो ये बता देगी। लेकिन आप थोड़ा हमारा भी तो ख्याल रखिए। बताइए, क्या खिदमत की जाए आपकी? 20 करोड़। जनाब, समझो पहुंच गया। चलो बात करो। ये ले, बात कर। जय हिंद सर। जय हिंद। छोड़ो, ये बताइए, जब ये लोग तुमसे पेपर मांग रहे तो तुम्हें देने में क्या दिक्कत है? सर, आप इस देश के मिनिस्टर होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? आप जानते हो, इसमें हमारे देश की खुफिया जानकारी है जो इनके हाथ लग जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम चिंता मत करो, हम इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हमारे लिए इस वक्त आपकी जान बहुत जरूरी है। सर, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश आज भी गुलाम है। तुम लोगों की यही दिक्कत है। मैं तुम्हें यहाँ बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम जब देखो तब तेज करते रहते हो यहाँ। अगर तुम ये कागजात नहीं दोगे तो ये लोग तुमसे किसी ना किसी तरीके से ले लेंगे। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता, ये कागजात मुझे कहीं और से नहीं मिलेंगे? मुझे पता था कि इस तरह की परिस्थिति आ सकती है, इसलिए मैंने वो कागजात ऐसी जगह रख दिए जहां पर आप क्या कोई भी नहीं पहुंच सकता। अरे तेरी ऐसी की तैसी।
अब तक तुझे इज्जत दे रहा हूँ तो तू सर पे चढ़ रही है। मत भूल कि तू एक लेफ्टिनेंट है, इसलिए तेरा सम्मान कर रहा था, लेकिन अब नहीं। अब्बू मियाँ, तुम इससे जिस तरीके से कागजात निकाल सकते हो तो निकालो। मिनिस्टर जी, आपके 20 करोड़ तो गए। 20 करोड़ भले ही चली जाए, लेकिन लड़की की जान किसी भी कीमत में नहीं बचनी चाहिए। जनाब जनाब जनाब, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? खबर मिली है कि लेफ्टिनेंट दिव्या को छुड़वाने के लिए भारत से 2 खतरनाक कमांडोज भेजे गए हैं, पर अभी तक उनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। बस उनकी ये चिट्ठी आई है कि दिव्या सिंह को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हमें इसे यहाँ से हटाना होगा। हो सकता है उन लोगों को खबर मिल गई होगी कि हमने इसे कहाँ रखा है। अभी तो रात हो चली है, कल ही हमें इसकी जगह चेंज करनी होगी। तब तक तुम पता करो वो दोनों कब आ रहे हैं। अभी तक तो मुझसे डर रहे थे, अब मेरे 2 कमांडो से भी डर गए। करो करो, पता करो, और पता चल जाए तो मुझे जरूर बताना। पर क्या मेरी जगह चेंज करने से तुम कुछ हासिल कर पाओगे? नामाकुल! रुक जाओ, अभी नहीं। इसको इसकी औकात कल दिखाएंगे। अभी यहाँ से चलो और तैयारी करो इसको यहाँ से शिफ्ट करने की। 14 अगस्त। आजादी मुबारक हो जनाब। तुम्हें भी, लेकिन असली आजादी तो तब होगी जब भारत की तबाही होगी। हाँ अहमद, बताओ क्यों फोन किया है? हुजूर, किसी ने इस्लामाबाद का पुलिस स्टेशन उड़ा दिया है। फोन रख। अरे हुजूर, बात तो सुनो। बाद में बात करेंगे। क्या हुआ? तुम्हारा इस्लामाबाद का पुलिस स्टेशन जल गया ना? तुझे कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि अगला नंबर तुम्हारी एम्बेसी की जेल होगी। हाँ हिम्मत, बोल। मालिक, किसी ने आपकी हवेली में आग लगा दी है। हमारे सारे साथी जलकर राख हो गए। मेम साहब और छोटे साहब को तो बचा लिया है, पर आपकी हवेली नहीं बचा पाए। फाजिल, हमें इसे जल्द से जल्द सेफ हाउस पहुंचाना होगा। इसकी आंखों पर पट्टी बंधाओ और जल्दी से ले चलो यहाँ से। क्या हुआ कादरी साहब, आपका पूरा घर जल गया ना? धीरे धीरे करके आपका पूरा देश जलेगा। इतना सब तुम्हें कैसे पता? उनको पता है कि यहाँ सबसे बड़े आप हैं। अगर वो आपके ही घर से शुरुआत करेंगे तो बाकी सब तो अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगे। चुप, अब एक लफ्ज भी नहीं, और चल जल्दी। क्यों? सच सुनकर सांप सूंघ गया? इसे मारते हुए ले चलो। वो दिव्या को कोड़े मारते हुए ले जाते हैं और उसे सेफ हाउस में बंद कर देते हैं। मुझे कहा था ना बाद में बात करेंगे। हुजूर, कराची का थाना उड़ा दिया। तुम लोग सो रहे हो क्या? अपने जिहादी भाई को भेजो। हमारे 400 से 500 जिहादी भाई मारे गए। जहां हमारे हथियार बनते थे उसे भी उड़ा दिया। 2 लोग इतनी तबाही कैसे मचा सकते हैं? एक तो नहीं, बहुत सारे हैं। वे हमारे ही वेश में घूम रहे हैं। हम उन्हें पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अब बस, बहुत हुआ। हम सेफ हाउस में जब दिव्या सिंह राणा को कोड़े से मारेंगे उसका लाइव प्रसारण पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे। फिर देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। इतना कहकर वे दिव्या सिंह को कोड़ों से मारते हुए सारे कैमरे उसी की तरफ घुमा देते हैं। जब सभी हिंदुस्तानियों ने दिव्या का यह हाल देखा तब उनकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन तभी अबू कादरी को व्हाट्सएप पर मैसेज आया। जब उसने व्हाट्सएप खोला तो उसे एक फोटो मिला जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी मोहम्मद गाजा को मारकर चौराहे पर लटका दिया गया था और वह मोहम्मद गाजा अबू कादरी का भाई था। यह देखते ही अबू कादरी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वे फूट फूट कर रोने लगा। समय रात 8 बजे। आज अपने भाई का अंतिम संस्कार करने आया हूँ और मुझे कोई कागज नहीं चाहिए। अब मुझे इसकी मौत चाहिए। पहले हमारी तैयारी थी भारत में दंगे करने की, वो तो बुरी तरह विफल हो गई क्योंकि इस लड़की ने हमारे दोनों विमान ढेर कर दिए, जिसकी वजह से हमारे भाई भारत जा नहीं पाए और बॉर्डर पर सिक्योरिटी इतनी थी कि घुसपैठ करने में सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन अब चिंता मत करो,
हमारी ये तैयारी कामयाब नहीं हुई तो क्या हुआ, दंगे तो तब भी भड़केंगे जब मैं इस लड़की को मारकर कराची के चौराहे पर लटका दूंगा। तब भारत वालों का गुस्सा देखने वाला होगा। भारत के लोग अपने ही सरकार के खिलाफ हो जाएंगे और हम इसका फायदा उठाकर बॉम्ब ब्लास्ट करवा देंगे। नहीं जनाब, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता। मुझे कुछ नहीं पता। कल हमारे सेफ हाउस में लाइव प्रसारण के साथ पहले हम इसको टॉर्चर करेंगे, फिर उसके बाद इसका सर कलम करके चौराहे पर लटका देंगे। लेकिन हुजूर, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग आक्रोश में हैं और हमारा पाकिस्तान तबाह हो सकता है। कल हमारे साथ हमारे सभी जिहादी भाई होंगे। कल हम उसके हाथ पैर भी खोल देंगे, फिर देखते हैं वो क्या कर पाती है। जनाब, लगता है आप सदमे से पागल हो गए हैं। आप उसके हाथ पैर खोलने की बात कर रहे हैं जिसने हमारे 900 भाइयों को अकेले ही मार दिया। उस वक्त उसके पास हथियार थे, अब उसके पास कुछ नहीं है। आप भूल रहे हैं वो अपनी चालाकी से कुछ भी कर सकती है। अब जो मैंने सोच लिया वह मैं करके रहूंगा। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। इतना कहकर वो फाजिल को गोली मार देता है। 15 अगस्त। हुजूर, आज रहने देते हैं, लोगों का गुस्सा ठंडा होने दो। नहीं, आज वैसे भी भारत की तबाही का दिन है और इसको मारते ही स्वतंत्रता का दिन कैसे तबाही में बदल जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी जनाब, जैसा आपका हुक्म। इतना कहकर वे सभी सेफ हाउस की तरफ निकल जाते हैं। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कादरी साहब। आज मैं तेरे हाथ पैर भी खोलूंगा और अपने सभी जिहादी भाई तेरे मौत का तमाशा देखेंगे। तभी वहाँ पर 2 से 2,500 आतंकवादी हाथों में हथियार लेकर अबू कादरी और बाकी सभी के सामने आ जाते हैं और अबू कादरी अपनी बेल्ट निकालकर दिव्या को मारना शुरू कर देता है। बता, कागज कहाँ है? अपनी भाई की मौत देखकर भी समझ नहीं आया? चुप, मुझे तो सब समझ आ गया लड़की, लेकिन अब तो तेरे हाथ पैर भी खुले हैं और तेरे सारे दुश्मन भी तेरे सामने हैं। अब अपना जलवा दिखा अपना जलवा। जैसे ही दिव्या अबू कादरी की तरफ बढ़ी, पहले सैनिक ने दिव्या के एक पैर में गोली मार दी, जिससे दिव्या लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। अब तक ये लोग मुझसे डॉक्यूमेंट का पता जानने आए थे, इसलिए मुझे चाहकर भी मार नहीं सकते थे। लेकिन आज ये लोग मुझे मारकर पूरे देश में दंगे करवाना चाहते हैं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी शहादत से भी मेरे देश का ही फायदा हो। इतना सोचकर उसने वहाँ पर रखे मिट्टी के तेल के कंटेनर पर अपना बायां पैर मार दिया, जिससे पूरा तेल जमीन पर बिखर गया। ये क्या कर रही है? अब मैं इस सेफ हाउस को उड़ा दूंगी, जिससे तुम्हारे 5,000 आतंकवादी समेत तुम भी मर जाओगे। इससे तो तू भी मर जाएगी। हम भारतवासी हैं, आज तक शहादत से डरे हैं क्या जो आज डरेंगे? मुझे तो शहादत मिलेगी, लेकिन तुम लोग नरक में जाओगे। रुक। चुपचाप अपना फोन दे। तू फोन का क्या करेगी? देता है या अभी सब खत्म करूं? अच्छा, लेकिन तेरे पास तो आग लगाने के लिए कुछ है भी नहीं, तू करेगी क्या? तभी दिव्या ने एक पैर पर उछलकर वहाँ पर खड़े आतंकवादी की जेब से लाइटर निकाल लिया। अब तक नहीं थे, लेकिन अब तो हैं। रुक जा, ये ले पकड़। दिव्या ने मिनिस्टर के खिलाफ सारे सबूत कर्नल अभिज्ञान को अब्बू के फोन से व्हाट्सएप करके उनका नंबर अब्बू के फोन से डिलीट कर दिया। तेरा काम हो गया ना, अब लाइटर नीचे रख। लाइटर अब नीचे नहीं जाएगा, और फिर भी तुम लोगों को गोली चलानी है तो चलाओ। कोई गोली नहीं चलाएगा, वरना हम सब मरेंगे। अरे अगर इसने हमला किया तो हम इसके हाथों मरेंगे, इससे अच्छा है हम गोली चला लेते हैं। अरे साला, इतने सारे मैसेज कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ तो जान पर बन आई है और इतने सारे मैसेजेस, ये क्या हो क्या रहा है? अब्बू ने जैसे ही अपना मैसेज बॉक्स ओपन किया, उसको बहुत सारे फोटोज मिले। एक फोटो में अबू कादरी की पत्नी का बेरहमी से गला काट दिया गया था और दूसरी फोटो में अबू कादरी के बेटे का सर काटकर आग में भुना जा रहा था। अबू कादरी यह देखते हुए सदमे में चला गया और रो पड़ा। देख कादरी देख, ये भारत मेरा देश है। तुमने देश के एक इंसान के ऊपर नजर उठाकर देखा और देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अगर तुम उस दिन मुझे शराफत से छोड़ देते तो आज शायद तुम्हारा परिवार सलामत होता। मुझे मार डालो। मैं तो चाहती हूँ कि तू जिंदा रहे और जिंदगी भर
ऐसे ही तड़पे। लेकिन क्या करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तेरे साथ साथ ये 5000 आतंकवादी भी छूट जाएंगे। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी अपनी शहादत के साथ साथ तुम सबको भी अपने साथ ले जाना होगा। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम। इतना सब बोलते हुए उसने लाइटर जला दिया और देखते देखते पूरा सेफ हाउस दिव्या सिंह समेत सिर्फ मलबे का ढेर बनकर रह गया। और वहाँ पर हथियार इतने थे कि उस सेफ हाउस के साथ पूरा शहर वीरान हो गया। जैसे भारतवासियों ने इस दृश्य को अपने टीवी स्क्रीन पर देखा, वैसे ही सभी दिव्या सिंह जैसे लेफ्टिनेंट के सम्मान पर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो देखा बेटा, ये थी तुम्हारी दिव्या दीदी। मम्मी, मैं भी बड़ा होकर इनके जैसी ही बनूंगा। ठीक है बेटा, अभी रात हो गई है, सो जा, कल बन जाना। ठीक है मम्मी, सो जाऊंगा, पहले न्यूज़ तो देख लूं। मुझे दीदी के बारे में और ज्यादा जानना है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रिपोर्टर प्रिया, भारत की वीरांगना दिव्या सिंह राणा के घर के बाहर, और आज हम यहाँ दिव्या सिंह के परिवार से बात करेंगे। तो दर्शकों, ये देखिए, ये है दिव्या सिंह राणा की माँ प्रतिमा सिंह राणा और ये है इनका छोटा भाई अंकित सिंह राणा। चलिए हम जानते हैं कि आखिर में दिव्या सिंह राणा का बैकग्राउंड क्या है, वो किस परिवार से बिलोंग करती है। तो प्रतिमा जी, आप मुझे दिव्या जी के बारे में कुछ बताइए। अब मैं दिव्या के बारे में क्या बोलूं, उसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हमारा 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार था। दिव्या के पिता रिक्शा चलाते थे। हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। दिव्या जब भी अपने पिता को इस हाल में देखती थी, उसे बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन दिव्या का इंडियन आर्मी के प्रति बहुत लगाव था। वो भी आर्मी में जाना चाहती थी। वो रोज सुबह जल्दी उठ जाती और अपने पिता के रिक्शे के साथ साथ दौड़ती और सारे लड़कों वाले खेल खेलती। घर का भारी सामान एक बार में उठा के यहाँ से वहाँ रख देती। लेकिन एक दिन सड़क दुर्घटना में दिव्या के पापा की मृत्यु हो गई। घर का सारा भार मेरे ऊपर आ गया। जब दिव्या ने ये देखा, वो खुद अपने पिता का रिक्शा चलाने लगी। वो दिन भर रिक्शा चलाती और रात में आर्मी की तैयारी करती। और एक दिन उसका इंडियन आर्मी में जाने का सपना पूरा हुआ और वो आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर आ गई। उसने अपने दम पर अपने भाई को पढ़ाया, इतना बड़ा घर बनवाया और न जाने क्या क्या नहीं किया। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। ऐसा क्या किया आपने? तो क्या आप अपनी बेटी की मौत की वजह अपने आप को मानती है? नहीं, मैं अपने आप को उसकी मौत की वजह नहीं मानती, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी बेटी अपनी जिंदगी देश के नाम कर चुकी। वो तो गई, लेकिन उसने हमारे देश को कुछ नहीं होने दिया और मुझे गर्व है अपने बेटे पर। बस दुख इस बात का है कि मैंने उसे विदा भी नहीं किया और बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए जो उसे कितने चुभते होंगे। बस मुझे इसी बात का दुख है। अच्छा, अब तो आपकी बेटी शहीद हो चुकी है और आपके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? दीदी भले ही हमारे पास नहीं है, लेकिन हमेशा हमारे साथ रहेगी। इस घर का पालन पोषण करने के लिए मैं हूँ ना, और आगे जाकर मैं भी दीदी की तरह आर्मी ऑफिसर बनूंगा। बस दीदी, तुम मुझे माफ कर दो।
उस वक्त मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। तुम्हें पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया। मुझे माफ करना दीदी, मुझे माफ करना। तो दर्शकों, देखा कि दिव्या सिंह राणा का परिवार अपने आप को कितना गर्व से देख रहा है कि वो दिव्या सिंह राणा का परिवार है। और सूत्रों से खबर आ रही है कि मिनिस्टर वीरू को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज शाम 5 बजे उन्हें लाल किले में जनता के सामने फांसी दी जाएगी। तो दर्शकों, मिलेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए कल तक। मैं रिपोर्टर प्रिया, कैमरामैन अनमोल के साथ। बेटा अब तो सो जा, लगता है न्यूज देखते देखते ही सो गया। इसको ले जाकर सुला देती हूँ। दिव्या, ये तूने क्या किया और क्यों किया? पहले तूने मुझे मेरा फौज में जाने का सपना मुझसे छीन लिया और फिर जब शहादत का समय आया वो तुझे मिल, मैं सिर्फ हाउसवाइफ बनकर ही रह गई। लेकिन मुझे तेरी शहादत का कोई अफसोस नहीं है, मुझे तो तुझ पर गर्व है। आज तुम्हारी वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। और बुआ जी सही कहती थी, ये शहादत मेरे लिए कभी बनी ही नहीं थी। अगर मैं आज फौज में होती तो कभी भी अपने देश को आजादी नहीं करा पाती। और मैं तो आज भी खून देखकर डर जाती हूँ। बस मैं तो जोश जोश में कहती थी कि मैं फौज में जाऊंगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। आज मैं तुम्हें सैल्यूट करते हुए कहती हूँ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज के जमाने में दिव्या सिंह राणा ने जिस प्रकार बिना अपनी चिंता किए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि देश को ही बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो क्या फायदा हुआ जिस स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक समय की बात थी जब सभी नेता इस देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे थे, और ये आज का जमाना है। वे अपने देश को बेचने के लिए दूसरे के प्राणों को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटते। क्या हमारा देश आजाद होकर भी आजाद है? सोचिए और स्वयं विचार कीजिए। अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने इस कहानी में अपने पात्र निभाए हैं और इस कहानी को बनाने में अपना योगदान दिया है। मनप्रिया गिल एज नैरेटर, श्वेता सोलंकी एज रिपोर्टर प्रिया, आरजे आवाज एज दिव्या सिंह राणा, कुलदीप गोगट एज अंकित, अश्विनी गौतकर एज प्रतिमा, मीतू शर्मा एज रंजना, गुरंश गिल एज हर्ष, श्यामजी मिश्रा एज कर्नल अभिज्ञान, धनंजय शर्मा एज सैनिक, ठाकुर प्रसाद एज सैनिक, ध्रुव बटानी एज फजल खान, योगेश कुमावत एज अबू कादरी, एसके दौलत एज मिनिस्टर वीरू, अमन मिश्रा एज अहमद एंड हिम्मत, हर्ष विश्वकर्मा एज कैप्टन विक्रम, अंबुज वर्मा एज कैप्टन तरुणय। Story written, directed and produced by Kunal Goyal and Aman Singh. Edited by Kunal Goyal and Aman Singh. Sound effects designed and applied by Kunal Goyal and Aman Singh. Music designed and applied by Kunal Goyal and Aman Singh. हम आपसे मिलेंगे किसी और कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।